नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने आधिकारिक काफिले में गाड़ियों की संख्या 16 से घटाकर 4 कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन की खपत कम करने की अपील के बाद मुख्यमंत्री ने अपने दौरों के दौरान काफिले में सिर्फ आवश्यक वाहनों को रखने का निर्णय लिया है। सीएम साय ने राज्य के अन्य मंत्रियों और अधिकारियों से भी सरकारी संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की अपील की है। राज्य सरकार भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और सभी सरकारी वाहनों को धीरे धीरे ईआरवी में बदलने की योजना बना रही है। देखिए, जो पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति बनी है, उसका दुष्प्रभाव पूरे विश्व को पड़ा है और हमारे देश को भी पड़ा है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि डीजल पेट्रोल का कम खपत करें और जिससे विदेशी मुद्रा का खपत हो, ऐसा काम भी नहीं करें। उनके आह्वान को हम लोगों को पालन करना है और हम भी अपना टारगेट 4 गाड़ी का कर दिए। पहले 16 गाड़ी का था, लेकिन 16 के जगह पर 4 गाड़ी का टारगेट कर दिए। और आज समाधान शिविर है। इस समाधान शिविर में लोगों का हित हो रहा है। किसी का राशन कार्ड तत्काल बन रहा है, किसी का आयुष्मान कार्ड बन रहा है, किसी का आधार कार्ड बन रहा है और एक कोई काफिला नहीं है ना। आज सब गाड़ी से ही चलते हैं, तो कोई सीएम का काफिला या किसी का काफिला नहीं है। ये समाधान शिविर में आए हैं, है ना। आप लोग भी गाड़ी से ही आए होंगे। ये बिल्कुल सरकार लोगों के पास पहुंच रही है और उनकी समस्या को सुन रही है और उसका समाधान भी कर रहे हैं। 40 दिन तक ये समाधान शिविर चलने वाला है और हर जिले में जगह जगह क्लस्टर बना के समाधान शिविर का आयोजन हो रहा है और उसमें हर विभाग के स्टॉल भी लग रहे हैं, हर विभाग की जानकारी भी अधिकारी दे रहे हैं और समस्याओं का समाधान भी जो हो सकता है उसका तत्काल में कर रहे हैं। बाकी जो भी आवेदन आया है उसका आने वाले 1 महीने के अंदर समाधान करेंगे। सूरजपुर जिले के नवगठित शिवनंदनपुर नगर पंचायत में पहली बार नगर पंचायत चुनाव होने जा रहा है। ग्राम पंचायत से नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद अब यहां लोकतंत्र का नया अध्याय शुरू होने वाला है। 1 जून 2026 को होने वाले इस चुनाव में 15 वार्डों के मतदाता अपने अध्यक्ष और पार्षदों का चुनाव करेंगे। नगर पंचायत चुनाव को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। पहली बार स्थानीय लोग अपने नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों का चयन करेंगे, जिससे विकास और बुनियादी सुविधाओं को लेकर लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई है। भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने दिग्गजों की मौजूदगी में शक्ति प्रदर्शन कर मोर्चा संभाल लिया है। अध्यक्ष पद के लिए भाजपा से रितेश जायसवाल और कांग्रेस से संजय सोनी के बीच मुख्य मुकाबला है। कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल करते हुए पार्टी के बागी नेताओं को मना लिया है और नामांकन वापसी के दिन सभी को एकजुट कर लिया है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भाजपा की जीत का दावा करते हुए चुनावी माहौल को पूरी तरह से अपने पक्ष में करने की रणनीति तेज कर दी है। मुख्यमंत्री साय ने सूरजपुर के दौरे के दौरान स्थानीय चुनाव के लिए खास रणनीतियां बनाई और जनसभाओं में भाजपा की लहर का हवाला देते हुए जीत का माहौल बनाया। संगठन, कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा परिवार है और सालों से 30-35 वर्षों से मैंने कांग्रेस संगठन में काम किया है। जमीनी स्तर से कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया और आज नगर पंचायत बनने के बाद चुनाव में पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं को टिकट की सभी को अपेक्षा रहता है और मुझे भी अपेक्षा था। मैंने भी प्रयास किया, चूंकि किसी कारणवश टिकट एक ही को मिलना है। कई लोग टिकट मांगते हैं लेकिन टिकट एक को मिलता है, टिकट मुझे नहीं मिला। मैं अपनी पार्टी के
कॉलेज चले गए, 2-3 साल हो गए, फिर सोले सर से मिलने आते हैं करके। 11-12 यहीं थे, फिर कोटा जाने के बाद वापस यहीं आए तो सर के साथ अच्छा खासा अनुभव रहा। मतलब सर ने क्लास के बीच में ऐसे बहुत सारी बातें बोली और इतनी बातें बोली कि सर हमारे लिए सुल्तान रहे। मैंने यूनिट 2025 में 602 मार्क्स लाए, जिससे मेरी AIR बनी 12 from grade 39 और मेरी फिजिक्स में परसेंटाइल थी 99.97 और इसका क्रेडिट जाता है सलीम सर। मैंने रूबी फिजिक्स ज्वाइन किया था 11th क्लास में मिड सेशन, क्योंकि मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे एंड आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट इन द सब्जेक्ट, बट सर एक्सेप्टेड मी स्ट्रेट अवे इन हिज क्लासेस। वो क्लास ज्वाइन करने के बाद आई हैड डेवलप्ड अ क्यूरियोसिटी फॉर द सब्जेक्ट। क्लास में बैठ के मज़ा सा आने लग गया पढ़ाई करने में। उनकी समझाने का तरीका, उनके वाइड वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड टेस्ट से मैंने एक रैपिड इम्प्रूवमेंट देखा मेरी प्रॉब्लम्स में। सर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते थे, ये न्यू कौन से कंसेप्ट में ज़्यादा टाइम देना है, किसमें डिफिकल्टी आ रही है हमें, एंड ही ऑलवेज लाइक सबको साथ लेके चलते थे। सलीम सर ने हमेशा हमें अपने बच्चों के समान रखा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव हिम नॉट जस्ट एज अ टीचर बट एज अ मेंटोर। थैंक यू सो मच सर। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है।
तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। न्यायधानी बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में प्रेम संबंध को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। मामला इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट और चाकू से हमले तक पहुंच गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक युवक पहले से विवाहित है, लेकिन वह अपने परिवार से अलग होकर सकरी स्थित अटल आवास में दूसरी महिला के साथ रह रहा था। दोनों लंबे समय से साथ रह रहे थे और उनके साथ एक छोटी बच्ची भी मौजूद थी। दोनों के बीच अक्सर विवाद की स्थिति बनती रहती थी। ऐसा बताया जा रहा है कि किसी घरेलू बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। इसी दौरान युवती ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले जाया गया। इस विवाद की सूचना थाने में तो नहीं आई है, किंतु पता करने पर यह ज्ञात हुआ है कि थाने के बाहर ये आए हुए थे, इनके बीच कुछ आपस में विवाद था। बाद में आपस में ही समझौता होकर वापस वही थाने के बाहर चले गए थे। थाने में उक्त इनके द्वारा किसी प्रकार का आवेदन नहीं दिया गया और न ही किसी प्रकार की कार्रवाई के लिए थाने में उपस्थित हुए थे। आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है मैटर। इसमें विस्तृत थाने से जानकारी लेकर आगे कुछ कार्रवाई करने का वो होगा तो कार्रवाई भी की जाएगी। जशपुर जिले के लोदाम थाना क्षेत्र में देर रात एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने सड़क पर जमकर कहर बरपाया। बताया जा रहा है कि सब्जियों से लोड मिनी ट्रक जशपुर से पश्चिम बंगाल की ओर जा रहा था। तभी NH43 मुख्य मार्ग पर चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे मौजूद कई लोगों और वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और सड़क पर चीख पुकार मच गया। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुआवजे और दोषी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। तो देखा मंजर को कौन खोले कौन गोदाम से गोदाम से कड़ी पार कर दो नहीं खोले बताई तो 3 गो एम्बुलेंस चाहिए लोदाम में। आप पूरा फुल मुआवजा जितना उसका घर वाला बोलेगा तब गाड़ी खुलेगा नहीं खोले। हमारे NH में बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है, जिसके वजह से एक जन की जान चली गई है। 2 टुकड़ों में कट गया बेचारा। उसको उठाने के लिए अभी तक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं आई है। लगभग अभी 1.5 से 2 घंटे होने वाली है, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं आई है। यहाँ पे टोल प्लाजा है, रोज वहाँ पे पैसा दिया जा रहा है। यहाँ RTO है, RTO में रोज पैसा दिया जा रहा है। अस्पताल का व्यवस्था है, यहाँ पे CSC बैठा है, यहाँ से एम्बुलेंस नहीं आया। एम्बुलेंस की एक भी व्यवस्था नहीं है। प्रशासन बिल्कुल से बिल्कुल जीरो है हमारे क्षेत्र का। हमारे टोल में एम्बुलेंस खड़ा है, जिसको हम लोग हमारे ग्रामवासी लेने के लिए भी गए थे। वहाँ पे बोला गया कि ड्राइवर की कमी है, ड्राइवर नहीं है। इसके वजह से हम लोग एम्बुलेंस को नहीं दे पाएंगे। 50 मिनट की दूरी में हमारे यहाँ एम्बुलेंस खड़ा है। 1 घंटा हो गया है। क्या हुआ बताइए? अभी तक एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। 1 घंटा से ज्यादा पैर टूट चुका है। अभी तक पेशेंट हॉस्पिटल में है, रांची लेके जाना है और उसके लिए अभी कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन सो रही है यहाँ का। कितने देर से एम्बुलेंस नहीं आई? 1-2 घंटा हो गया एक्सीडेंट का। अभी तक हॉस्पिटल में पेशेंट पड़ा हुआ है लावारिस की तरह। और पेशेंट की हालत क्या है? अभी गंभीर है। रांची रेफर है। एम्बुलेंस की वजह से सही इलाज नहीं मिलने की वजह से उसका देहांत हो गया। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ।
GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कवर्धा जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के बूचीपाड़ा गांव में एक पादरी सहित 200 आदिवासियों ने अपने मूल धर्म में वापसी की है। ये आयोजन सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह का हिस्सा था, जहां भाजपा विधायक भावना बोहरा ने पारंपरिक रीति रिवाजों और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ उनका स्वागत किया। मूल धर्म में लौटने वाले लोग मुख्य रूप से 6 वनांचल गाँव छिरहा, पिपरहा, कुल्ही डोंगरी, जामुन पानी, नागा डबरा और नवापारा के निवासी हैं। भाजपा विधायक भावना बोहरा ने इस घर वापसी कार्यक्रम में शामिल होकर आदिवासी समुदाय के लोगों के पैर धोए और उनका स्वागत किया। भाजपा विधायक भावना बोहरा ने कहा कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय लोगों की मदद से एक बड़ी ड्राइव चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से हमने लोगों की घर वापसी शुरू की है। हमें खुशी है कि ये जारी है। 150 से 200 लोग अपने असली धर्म में लौट आए। हम सब बहुत खुश हैं। तक लगभग 750 लोग अपने असली धर्म में लौट आए हैं। एक व्यक्ति अपने असली धर्म में लौटा, वह चर्च का पादरी था। उन्होंने कहा कि हमारी मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक लोग अपने असली धर्म में नहीं लौट आते। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा अभियान पंडरिया विधानसभा में हमारे सभी भाइयों के माध्यम से जो निरंतर चल रहा है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर से हमने इसकी शुरुआत की थी, लोगों के घर वापसी की, और मुझे खुशी है कि लगातार ये सिलसिला बढ़ते गया। आज लगभग 150 से 200 लोगों की पुनः घर वापसी हुई है, और अभी तक की अगर मैं संख्या की बात करूं तो लगभग 100 ऐसे हमारे आदिवासी भाई बहन जो किन्हीं कारणों से अपने धर्म से विमुख और फिर दूसरे धर्म में चले गए थे, वो अपने मूल धर्म में, अपने आदिवासी धर्म में आज वापस आ रहे हैं। बहुत खुशी है इस बात की हम सबको। आज लगभग 150 से 200 लोगों की घर वापसी हुई है, और अभी तक की संख्या की बात करूं लगभग 750-700 के आसपास लोगों की घर वापसी हुई है। मुझे आपको बताते हुए खुशी भी हो रही है कि आज एक ऐसे व्यक्ति ने अपने मूल धर्म में वापसी की है, जो स्वयं चर्च का प्रार्थना सभा का संचालन करते थे, जो वहाँ पास्टर थे, उन्होंने भी आज अपने मूल धर्म में वापसी। देखिए, जब तक कि इस तरीके से गतिविधियां चलेंगी कि धर्म से विमुख कराने का लोगों को जो काम चलेगा, निश्चित तौर पे हमारा ये अभियान चलेगा जब तक हर व्यक्ति अपने मूल धर्म में न जाए। और मैं अभिनंदन करूंगी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का, जिनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र विधेयक अधिनियम बना है और लगातार उससे बहुत कड़ाई से कार्यवाही भी हो रही है। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र के आर्यनगर स्थित एक मकान से दंपत्ति और उनके 2 बच्चों की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में मिली है। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि दंपत्ति ने पहले दोनों बच्चों की हत्या की, इसके बाद खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली होगी। मौके से सुसाइडल नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें आर्थिक तंगी और पारिवारिक विवाद का जिक्र है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को नीचे उतारा। कमरे की जांच करने पर एक सुसाइडल नोट बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने सभी शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए दुर्ग जिला अस्पताल भेज दिया है। गौरतलब है कि मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आर्यनगर में एक परिवार के 4 सदस्यों की मृत्यु की घटना हुई है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची है, जांच पे जुट गई है। मौके पर पति पत्नी फांसी पर लटके हुए मिले। वहीं मृतक की पुत्री कृष्णा साहू और पुत्र यशांत साहू मृत अवस्था में लेटे हुए मिले। घटनास्थल का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के साथ अन्य पुलिस अधिकारियों ने निरीक्षण किया। मौके पर FSL यूनिट की टीम भी पहुंची और जांच की। घटनास्थल से सुसाइडल नोट भी मिला, जिसमें पारिवारिक विवाद का हवाला दिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। थाना मोहन नगर में मर्ग कायम कर जांच में ले लिया गया है। बहरहाल मामला जांच का विषय बना हुआ है। क्या बताऊँ भैया, हमारे तो आना जाना नहीं था उनके घर में, आते जाते नहीं थे हम लोग 30 साल से रह रहे हैं यहाँ पर।
हाँ बहुत अच्छा था, आना जाना जैसे शादी ब्याह जैसे सब मिलते गिलते थे, आते जाते थे। और वैसे भी कहीं बाहर निकले तो बात की। अभी परसों मेरे से बात करी, जो अभी डेथ हुई जिसकी। मैं बोली कैसे बाल वाल कटा लिए हो, तो बोले बालाजी गए थे, वहाँ चढ़ा के आए। कर्ज में है, टेंशन में है? कुछ नहीं, वो स्वभाव उसका बहुत अच्छा था। कहाँ गए बोलिए घूमने के लिए? बालाजी गए थे। बस यही कैसे हो, क्या है आप आंटी कैसे? मैं ठीक है। मेरा घर में कौन कौन रहते थे? उनके अपनी मम्मी रहती थी और क्या नाम 3 भाई थे, 5 बहनें थी। सबकी शादियां हो गई अपने अपना सब। जब वो लोग आए तो लग रहा था कि देख के परेशानी में है। नहीं, हमको पता ही नहीं कब आए, रात में आए हैं वो लोग, कहीं खाना वाना खाए हैं बोलते हैं, रात को सो गए हैं। अपने को ये नहीं पता है, हमको तो सवेरे 8 बजे के बाद पता लगा। क्या कुछ घटना की जानकारी आपको लगी? हमको यही पता लगा, जब पूछे कि क्या हो गया तो बोले गोविंद और गोविंद की वाइफ ने सुसाइड कर लिया और बच्चे भी खत्म हो गए। तब हमको पता लगा, हम तो खुद शौक में हैं। बच्चे को मारा गया था कि क्या? नहीं, बच्चा कौन मारेगा, बाहर का कोई थोड़ी मारेगा। बच्चे बेड में ही लेटे हुए हैं तो कैसे, वही बताइए ना। बच्चे घर के बाहर खेलते रहते थे, यहाँ हमारे घर में आके खेलते थे। यहाँ कौन सी स्कूल में पढ़ाई करते थे बच्चे? बच्चे लोग कहाँ? KPS में पढ़ रहे थे, KPS भिलाई में। हाँ। कितने साल के रहे होंगे बच्चे? वो 11 साल का लड़की होगी, 9 साल का लड़का होगा, ऐसा कुछ अंदाज है। अभी मेरे को ये नहीं मालूम। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।